continue your presentation. Good morning, class. Good morning, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन जो कि हमारा फर्स्ट पेपर है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। हेलो, हो रही है सर, हो रही है मैडम, हो रही है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन जो कि हमारा फर्स्ट पेपर है, उसमें मेरा टॉपिक वैदिक दर्शन चल रहा था, जो कि दीपक सर के निर्देशन में संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने ये विषय सूची देखी थी, जिसमें हम लोगों ने वैदिक दर्शन का सामान्य परिचय, वैदिक दर्शन की तत्व मीमांसा, वैदिक दर्शन की ज्ञान एवं तर्क मीमांसा, वैदिक दर्शन की मूल्य एवं आचार मीमांसा, वैदिक दर्शन की परिभाषा, उसके मूल तत्व एवं सिद्धांत, वैदिक दर्शन में शिक्षा का संप्रत्यय, शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा की पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियां, विद्यालय अनुशासन के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। जिसके आगे जो है अब हम फिर से पुनरावलोकन करेंगे, इसका सूक्ष्म पुनरावलोकन। जैसा कि इसमें हमने बताया था कि जो वैदिक दर्शन है ये वेदों पर आधारित है, जो कि विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ माने जाते हैं। इसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की हमने चर्चा की थी। फिर हमने देखा था वैदिक दर्शन के सामान्य परिचय के अंतर्गत वैदिक दर्शन की तत्व मीमांसा, वैदिक दर्शन की ज्ञान एवं तर्क मीमांसा, वैदिक दर्शन के मूल एवं आचार मीमांसा। उसके बाद हमने वैदिक दर्शन की परिभाषा का अध्ययन किया था, वैदिक दर्शन के मूल तत्व एवं सिद्धांत का अध्ययन किया था। वैदिक दर्शन और शिक्षा के अंतर्गत हमने शिक्षा का संप्रत्यय देखा था कि वैदिक दर्शन के अनुसार शिक्षा को जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया माना गया है। वैदिक शिक्षा का उद्देश्य, वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य देखा था कि किस किस उद्देश्य की पूर्ति उस समय शिक्षा के द्वारा की जा रही थी, जिसमें स्वास्थ्य एवं संवर्धन, ज्ञान का विकास, सामाजिक एवं राष्ट्रीय कर्तव्यों का ज्ञान एवं पालन, नैतिक एवं चारित्रिक विकास, जीविकोपार्जन के लिए कृषि एवं अन्य कलाओं, व्यवसायों की शिक्षा और आध्यात्मिक विकास का अध्ययन किया था। फिर हमने शिक्षा की पाठ्यचर्या देखी थी कि वैदिक कालीन शिक्षा की जो पाठ्यचर्या थी वो भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित थी तथा बहुत ही व्यापक। के तदुपरांत हम लोगों ने विद्यालय की चर्चा की थी कि वैदिक कालीन विद्यालय कैसे हुआ करते थे, जो कि सामाजिक परिवेश से दूर, कोलाहल से दूर, नदियों के किनारे, वनों में विद्यालय की स्थापना की जाती थी। तत्पश्चात हम लोगों ने शिक्षण विधियां देखी थी कि वैदिक कालीन में जो शिक्षा का प्रसार हो रहा था, जो प्रचार हो रहा था, उनमें कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया जा रहा था, जिसमें हमारी उपदेश विधि, अनुकरण विधि, कंठस्थ व्याख्या एवं दृष्टांत विधि, प्रश्नोत्तर एवं वाद विवाद विधि, श्रवण मनन और स्व अध्याय विधि, प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि के बारे में हमने अध्ययन किया था। इसके बाद हमने अनुशासन पर चर्चा की थी कि वैदिक काल में जो अनुशासन था वो शिक्षकों के द्वारा ही शिक्षार्थियों में उसका विकास किया जा रहा था। शिक्षक स्वयं आदर्श प्रस्तुत करते थे शिक्षार्थियों के समक्ष और स्वयं अनुशासित रहते थे और अनुशासन का महत्व अपने शिक्षार्थियों को समझाते थे। अब आज हम वैदिक कालीन जो शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य का संबंध था उस पर यहाँ से हम विस्तृत चर्चा करें। तो आइए देखते हैं कि जो वैदिक कालीन शिक्षक थे और शिक्षार्थी थे उनके मध्य में कैसे संबंध थे। वेदों में जो शिक्षक थे उन्हें ज्ञान का भंडार माना जाता था
और वे ब्रह्मचर्य के पालन का उन्हें उपदेश दिया गया था, जो कि मानते थे, जो शिक्षक या जिन्हें गुरु कहते हैं या आचार्य उस समय कहा जाता था, वे ये मानते थे कि उन्हें ईश्वर द्वारा ज्ञान प्रदान किया गया है और जिसका उन्हें इस विश्व के जो समस्त भूखंड हैं उस पर प्रचार और प्रसार करना है। वे स्वयं सदाचारी जीवन जीते थे और अपने शिष्यों को भी सदाचरण की शिक्षा प्रदान करते थे। वेदों के अनुसार गुरुओं को ब्रह्मनिष्ठ, सर्वज्ञ और शांत स्वभाव वाला होना चाहिए। उन्हें अपने शिष्यों से किसी भी रहस्य को छिपाना नहीं चाहिए। ये सब वेदों में एक अच्छे शिक्षक के गुण बताए गए हैं कि उन्हें ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, यानी ईश्वर में संपूर्ण विश्वास रखना चाहिए, सर्वज्ञ और शांत स्वभाव वाला होना चाहिए, उन्हें कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए अपने शिक्षार्थियों के प्रति, या अपने जीवन में कभी भी क्रोध का परित्याग कर देना चाहिए। उन्हें अपने शिष्यों से अपने किसी भी रहस्य को छिपाना नहीं चाहिए। एक खुली पुस्तक की भांति अपने जो विद्यार्थी हों उनके समक्ष रहना चाहिए तथा उनके सर्वांगीण विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। यानी उन्हें वह हर संभव प्रयत्न करने चाहिए जिससे उनके शिक्षार्थियों का या उनके शिष्यों का सर्वांगीण विकास हो सके। उन्हें उनके सामाजिक विकास पे, उनके चारित्रिक और नैतिक विकास पर और उनके सांस्कृतिक विकास यानी कि विकास के या जीवन के प्रत्येक पहलू में जो उनके शिक्षार्थी हैं उनकी विकास में उन्हें सहायता प्रदान करनी चाहिए तथा मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। अब बात करते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षार्थियों के क्या क्या कर्तव्य होते हैं, या वेदों में वैदिक कालीन जो शिक्षार्थी होते हैं, शिष्य होते हैं, उनके किन किन कर्तव्यों की व्याख्या की गई है। तो वेदों में शिष्यों को ज्ञान पिपासु बताया गया है, यानी उन्हें ज्ञान प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, हर संभव प्रयत्न करना चाहिए कि वो किस प्रकार से ज्ञान को प्राप्त कर सके। और उन्हें ब्रह्मचर्य के पालन का भी उपदेश दिया गया है और अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक पालन करने का उपदेश भी वेदों में दिया गया है। शिक्षार्थियों के लिए वेदों में ये बताया गया है कि वो गुरु के द्वारा कही हुई बात को, गुरु के द्वारा कहे हुए आदेश को अपना कर्तव्य समझें और उसका निष्ठापूर्वक पालन करें। वेदों का मत है कि जब तक शिष्यों में गुरुओं के प्रति श्रद्धा एवं सेवा भाव नहीं होता है तब तक वे गुरुओं से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। वेदों में इस बात की व्याख्या की गई है कि जो शिष्य होने चाहिए उनका जो गुरु के प्रति उनके हृदय में अपार श्रद्धा होनी चाहिए, अपार श्रद्धा होनी चाहिए तथा सेवा भाव होना चाहिए। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि जो समय के शिक्षार्थी थे उनका जो जीवन था वो गुरु की सेवा में ही वे ज्यादातर अपना समय व्यतीत करते थे। वैदिक काल में शिष्य इन सब का पालन करते हुए गुरुओं की सेवा करते थे, अर्थात गुरुओं के पैर दबाना, गुरु के लिए भोजन की व्यवस्था करना, गुरु के लिए मतलब उनके नित्य कर्मों के लिए भी जो भी आवश्यक सामग्रियां हो उनकी व्यवस्था करना। तो ये सब जो है वो शिक्षार्थियों के कर्तव्यों में गुरु की सेवा जो थी वो सर्वोपरि। अब दोनों के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए इसकी चर्चा करते हैं कि वेदों में गुरुओं को शिष्यों के प्रति और शिष्यों को गुरुओं के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होने का उपदेश दिया गया है। अर्थात वेदों में ये बताया गया है कि जो गुरु हो, ये समर्पण जो है, जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए समर्पण होना चाहिए, वो केवल एक मार्गी नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें जितना समर्पण एक शिष्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने गुरु के प्रति कर रहा है उतना ही समर्पण गुरु को भी अपने शिष्य के प्रति करना चाहिए। दोनों को आपस में सहयोग की भावना रखनी चाहिए। गुरुओं को शिष्यों की सभी प्रकार से सहायता करनी चाहिए और शिष्यों को भी गुरुओं की सभी प्रकार से सेवा करने का उपदेश जो है ये वेदों में दिया गया है। वेदों के इसी दर्शन के अनुसार वैदिक काल में
गुरु शिष्यों की पूरी देखभाल करते थे और उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रयत्नशील रहते थे। और उस समय जो गुरुओं के प्रति जो श्रद्धा थी वो केवल बालकों में या उनके शिष्यों में ही नहीं, अपितु उनके परिवार में उस समय जो तत्कालीन समाज था उसमें भी गुरुओं को माता पिता से भी और ईश्वर से भी उच्च स्थान प्रदान किया गया था। तभी जब बालक शिक्षा ग्रहण करने जाते थे तो माता पिता का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। माता पिता अपने बालकों की संपूर्ण जो जिम्मेदारी थी वो गुरु के ही ऊपर सौंप देते थे और गुरु ही उन्हें स्वयं अपने पुत्र या पुत्रियों की तरह उनका लालन पालन करते थे और उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। अब बात करते हैं शिक्षा के अन्य पक्षों की या अन्य क्षेत्रों की। इसमें सबसे पहला आता है कि स्त्री शिक्षा, यानी कि वैदिक काल में स्त्री शिक्षा किस प्रकार की स्त्री शिक्षा के लिए व्यवस्था थी। तो वेदों में स्त्री पुरुष सभी को शिक्षा का समान अधिकार दिया गया है। स्त्रियों को तो वेदों में और भी अधिक सम्मान दिया गया है। अब जैसा कि वेदों की बात की जाए तो जो वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था रही है या जो वैदिक काल में स्त्रियों की जो स्थिति रही है उसे पुरुषों से भी उच्च माना जाता था। हालांकि समाज की जो सत्ता थी वो पितृ सत्तात्मक ही थी, लेकिन जो स्त्री पक्ष था उसका भी बहुत अधिक सम्मान किया जाता था और स्त्री पुरुष को समानता के अधिकार प्राप्त थे। शिक्षा में भी पुरुष अगर बालकों की शिक्षा की व्यवस्था थी तो बालिकाओं की भी शिक्षा की समुचित व्यवस्था थी। उन्हें परिवार एवं समाज की निर्माण कर्त्री माना जाता था, यानी कि स्त्रियों को परिवार मतलब ये माना जाता था कि अगर बालिकाओं को शिक्षित किया जाएगा तो वो भली भांति एक अच्छे समाज का, अपने परिवार और एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकती हैं। वेदांत दर्शन के अनुसार स्त्रियों की शिक्षा की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए और उन्हें किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि ये सिर्फ बालिकाओं को ललित कलाओं या गृह विज्ञान की शिक्षा देने का ही मतलब उस वैदिक काल में प्रावधान नहीं था। अभी तो जो वैदिक काल था उसमें बालिकाओं को किसी भी प्रकार की मतलब वो शस्त्र शिक्षा भी सीख सकती थी और मतलब अपनी इच्छा अनुसार उन्हें जो भी विषय चुनने होते थे वो उन्हें चुन सकती थी और इस प्रकार से उन्हें संपूर्ण स्वतंत्रता थी कि वो अपनी शिक्षा व्यवस्था के लिए और अपने शिक्षा के अधिकार के लिए जो है वो उन्मुख हो और हमेशा आगे रहे। अब बात करते हैं जन शिक्षा की, यानी कि जो वेद हैं उनमें जो आम जनमानस है उनकी शिक्षा की क्या व्यवस्था थी। तो वेदों में सभी व्यक्तियों के लिए यानी कि सभी जनों के लिए शिक्षा का समान अधिकार दिया गया था और प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य बताया गया था कि वह अपने बच्चों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था करें। जो वैदिक कालीन जो शिक्षा व्यवस्था थी या वैदिक कालीन जो समाज था उसमें जो राजा के बनाए हुए नियम थे उनमें से एक नियम ये भी था कि जो माता पिता हैं उनका ये कर्तव्य होगा, उनका ये उत्तरदायित्व होगा कि वे अपने बालक हो या बालिकाएं उनकी जो है वो शिक्षा व्यवस्था की संपूर्ण जो जिम्मेदारी है वो माता पिता के ऊपर रहती थी कि वो उनकी शिक्षा के लिए उचित व्यवस्था करें। परंतु जब उत्तर वैदिक का ये तो मतलब पूर्व वैदिक काल की बात है, परंतु जब समय का धीरे धीरे मतलब जैसे समय चलायमान रहा, गतिमान रहा, उस प्रकार जब उत्तर वैदिक काल आया तो जो धर्म में जो वर्ण व्यवस्था थी जिसकी हम अभी आगे चर्चा कर चुके हैं कि जो 4 वर्णों में हमारा समाज विभाजित था जो कि कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था थी, वो धीरे धीरे जो है वो जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था हो गई और जिसके कारण जो है वो शिक्षा का साधारण जनमानस में जो है वो शिक्षा का धीरे धीरे क्षय होता गया
और ब्राह्मणों ने जो है शूद्र वर्ण के बच्चों को गुरु आश्रम और गुरुकुलों में उनके प्रवेश को वर्जित कर दिया। तो वेदों में राजा के अनेक कर्तव्यों का उल्लेख भी किया गया है, जिसमें से ज्ञान के प्रचार को भी राजा के कर्तव्यों में शामिल किया गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर हम पूर्व वैदिक काल की बात करें तो उस समय संपूर्ण जनमानस के लिए शिक्षा का अधिकार प्राप्त था, परंतु जैसा कि अभी हमने चर्चा की है कि जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल की ओर हम लोग बढ़ते हैं तो उस समय जो है वर्ण व्यवस्था की वजह से, जो कि जन्म पर आधारित हो गई थी, तो उस वजह से जो वैदिक काल का जो अंत में जो साधारण जनमानस के लिए या जो वर्ण व्यवस्था में निम्न वर्ण के लोग थे उनके लिए शिक्षा प्राप्त करना थोड़ा कठिन हो गया। अब बात करते हैं व्यावसायिक शिक्षा की। तो जैसा कि हम लोग ने आगे चर्चा की है कि वेदों में भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों की महत्ता को स्वीकार किया है वेदों ने। तो वेदों में जो भौतिक जगत है उसको अर्थपूर्ण माना गया है और उसमें सुखपूर्वक जीने के लिए मनुष्यों को उत्पादन एवं वितरण में निपुण करने का उपदेश भी दिया गया है। अर्थात अपने भौतिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए उन्हें जो उनके जीवनोपयोगी आवश्यक वस्तुएं हों उनको उत्पादन करने का और उनके वितरण में निपुण बनाने का जो उपदेश है ये वेदों में दिया गया है, जिसके कारण जो उस समय की पाठ्यचर्या थी व्यावसायिक शिक्षा को भी एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। वैदिक काल में कुछ विशेष व्यवसायों की शिक्षा तो गुरु आश्रमों और गुरुकुलों में ही दी जाती थी और शेष व्यवसायों की जो शिक्षा थी वो व्यवसायों से संबंधित स्थानों पर दी जाती थी। अर्थात जैसा कि अभी हमने पाठचर्या में और शिक्षण विधियों में ये इस बात की चर्चा की थी कि जो गुरु आश्रम में जो प्रदर्शन विधि द्वारा या दृष्टांत विधि द्वारा जो बालकों को शिक्षा दी जाती थी, तो उसमें ये था कि जो शिक्षाएं गुरु आश्रम में जो व्यावसायिक शिक्षाएं दी जा सकती थी, जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, तो ये सब जो हैं वो गुरु आश्रमों में ही शिष्यों को प्रदान की जाती थी। परंतु ऐसी कुछ व्यावसायिक शिक्षाएं थी जो व्यावसायिक केंद्रों पर जाकर बालकों को या शिष्यों को सिखाकर और उनको अनुभव द्वारा सिखाई जाती है। शिक्षा के अन्य क्षेत्र में जो लास्ट पॉइंट है वो है धार्मिक शिक्षा। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो वैदिक दर्शन है वो धर्म प्रधान था, तो इसमें धार्मिक शिक्षा की तो बहुलता होगी या धार्मिक शिक्षा का तो अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होगा। तो उसी प्रकार से वैदिक दर्शन में जो मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति, ईश्वर प्राप्ति अथवा मुक्ति को माना गया है, अर्थात मोक्ष को माना गया है। तो मनुष्यों को ये उपदेश दिया गया है वेदों में कि वे कर्म के किसी भी क्षेत्र में अपने कर्म का संपादन पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से करें, यानी कि वे अपने कर्मों को ही अपना धर्म माने और धर्म मानकर ही अपने कर्तव्यों का पालन करें, उसे संपूर्ण निष्ठा से अपने कर्मों को करें और उनका प्रत्येक कर्म जो हो आधारित होना चाहिए। इसी के ज्ञान एवं को वर्तमान में धार्मिक शिक्षा कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताओं के बारे में। तो वैदिक कालीन शिक्षा की जो विशेषताएं हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता थी वो निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था थी। अर्थात जो वैदिक कालीन शिक्षा थी उसको ग्रहण करने के लिए शिक्षार्थियों को किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना पड़ता था। ये जो समस्त जो जब वे गुरु आश्रम उपनयन संस्कार के पश्चात जब गुरु आश्रम में विद्या ग्रहण करने के लिए जाते थे तो उन्हें किसी भी प्रकार का वहाँ पर शुल्क नहीं देना होता था अपने गुरु को। कभी कभार ऐसा है कि गुरु अपनी स्वयं की इच्छा से कभी बालकों से कोई गुरु दक्षिणा मांग सकते थे, लेकिन जो शिक्षा व्यवस्था का जो जितना भी संपूर्ण खर्च और व्यय होता था वो सभी कुछ राज्य की ओर से किया जाता था। सेकंड पॉइंट है सर्वांगीण विकास पर बल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो
बालकों के जो सर्वांगीण विकास पर बल है, वो आधुनिक समय में भी इस बात की चर्चा की जाती है कि बालकों हमें कभी भी शिक्षा व्यवस्था जो है वो ऐसी प्रदान करनी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो बालकों का सर्वांगीण विकास करे। तो ये जो परंपरा है ये हमारी वैदिक कालीन संस्कृति से ही चली आ रही है कि उस समय भी बालकों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता था, जो कि आधुनिक समय तक अभी भी निरंतर जारी है। फिर थर्ड पॉइंट है व्यापक पाठ्यचर्या। अब वैदिक कालीन शिक्षा की जो विशेषताएं हैं उनमें एक पॉइंट है कि उस समय की जो वैदिक कालीन पाठ्यचर्या थी वो अत्यंत व्यापक थी। हेलो, यस मैम। आवाज आ रही है? यस मैम, प्रॉपर आ रही है मैम, आ रही है आवाज। हम बात कर रहे थे कि वैदिक कालीन जो पाठ्यचर्या थी वो अत्यंत व्यापक थी, अर्थात उस समय जो पाठ्यचर्या थी उसमें भौतिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक और व्यावसायिक शिक्षा का भी प्रावधान किया गया था। उसमें सैन्य शिक्षा का भी था, धार्मिक शिक्षा का भी था। मतलब वो पाठ्यचर्या में जीवनोपयोगी सभी विषयों को शामिल किया गया था, जिसमें भाषा, साहित्य, व्याकरण, अंकशास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, ज्योतिर्विज्ञान, आयुर्विज्ञान, सैनिक शिक्षा, कृषि, पशुपालन, इस प्रकार की जितनी भी व्यावसायिक शिक्षा थी वो भी प्रदान की जाती थी। तथा आध्यात्मिक शिक्षा के रूप में इंद्रिय निग्रह, धर्मानुकूल आचरण कैसे किया जाए, ईश्वर भक्ति कैसे की जाए, संध्या वंदन, प्रभात वंदन और यज्ञ आदि की भी शिक्षा दी जाती थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो वैदिक कालीन शिक्षा थी उसकी जो पाठ्यचर्या थी वो अत्यंत व्यापक थी, जो कि उस समय की शिक्षा व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अब बात करते हैं वैज्ञानिक शिक्षण विधियों का विकास। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि अभी आगे की स्लाइड्स में जो पूर्व की जो स्लाइड्स थी उसमें देखा था कि उस समय कौन कौन सी शिक्षण पद्धतियाँ के द्वारा शिक्षा दी जाती है। तो इसमें जो है कई ऐसी शिक्षण विधियों का विकास हुआ था जो आज के भी उसमें मनोवैज्ञानिकों ने या वैज्ञानिकों ने उसे सराहनीय माना है, जो आज भी फॉलो की जा रही हैं। तो उनमें से कई ऐसी वैज्ञानिक जैसे कि प्रदर्शन विधि हो गई, अनुभव द्वारा सीखना हो गया, दृष्टांत विधि हो गई, प्रश्नोत्तर विधि हो गई। तो ये सब जो हैं ये वैज्ञानिक शिक्षण विधियाँ वैदिक कालीन सभ्यता से ही इनका प्रसार है और उस समय भी शिक्षा व्यवस्था वैज्ञानिक शिक्षण विधियों से इतने प्राचीन समय में भी जो विज्ञान था उसका जो है वो प्रादुर्भाव हो चुका था, इस बात की यहाँ पर पुष्टि हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है संयम एवं अनुशासन की प्रधानता। अब जैसा कि हम लोग अभी अध्ययन कर चुके हैं कि उस समय की अनुशासन व्यवस्था कैसी थी। मतलब अनुशासन में वर्तमान समय में तो क्या है कि अनुशासन, जहाँ तक मतलब मेरा मानना है कि अनुशासन सिर्फ शिक्षार्थियों के लिए ज़्यादा मतलब ज़रूरी हो गया है, लेकिन जो वैदिक कालीन सभ्यता थी या वैदिक कालीन जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें अनुशासन और संयम ये दोनों जितना शिष्य के लिए जरूरी होता था, जितना शिष्य के लिए आवश्यक था उतना ही गुरु के लिए भी आवश्यक था। तो इस प्रकार हम देखते हैं और ये भी मतलब उस समय वेदों का भी ये मानना है कि अगर मनुष्य अनुशासन में रहेगा, और जैसा कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि वेदों ने किसी डंडे के भय से जो अनुशासन पैदा किया जाता है उसकी बात नहीं, बल्कि वेदों ने स्व अनुशासन, अपनी आत्मा के अनुशासन, अपने आत्मीय अनुशासन में रहने की वकालत की है। तो उस समय जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें अनुशासन और संयम की अत्यंत प्रधानता थी। अब नेक्स्ट पॉइंट है गुरु शिष्य के मधुर संबंध। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ये वैदिक कालीन शिक्षा की एक प्रमुख विशेषता थी कि उस समय जो गुरु और शिष्य थे उनके मध्य का जो संबंध था वो अत्यंत ही मधुर था।
मतलब गुरु जो था वो अपने शिष्य को अपने बालकों की तरह प्रेम करता था, और जो शिष्य होते थे वो भी अपने गुरु को ईश्वर से भी अधिक ऊंचा स्थान देते थे और ईश्वर से भी अधिक प्रेम करते थे। जैसा कि अभी चर्चा की थी इसमें कि गुरु अपना कोई भी रहस्य जो है वो शिष्यों से नहीं छुपाता था, और आशा यही करता था कि जो शिष्य हैं वो भी अपनी किसी भी प्रकार की जो समस्याएं हैं उसको अपने गुरु से ना छुपाए और उनके निदान के लिए गुरु का परामर्श। नेक्स्ट पॉइंट है गुरुकुलों का उत्तम वातावरण। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पे गुरुकुलों में। तो गुरुकुलों का उत्तम वातावरण ये भी उस समय की अत्यंत एक जो महत्वपूर्ण है वो विशेषता थी कि जो गुरुकुलों का वातावरण था वो इतना मनोहारी वहाँ का वातावरण होता था, जिससे कि बालकों का हृदय, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हृदय अत्यंत चंचल होता है, और खासकर छोटे बालकों का, तो उसमें मतलब इस बात की प्रधानता थी कि जो गुरुकुल हैं ये सामाजिक कोलाहल से दूर होंगे, प्रकृति की सुरम्य बोध में होंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो गुरुकुलों का वातावरण था वो अत्यंत ही मनोरम था। लास्ट पॉइंट है संस्कार प्रधान जीवन पद्धति। अब इस पॉइंट में क्या है कि उस समय जो वैदिक कालीन शिक्षा थी या वैदिक कालीन जो समाज था वो संस्कार प्रधान था। जैसे कि शिक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो जो संस्कार, जैसे कि उपनयन संस्कार के पश्चात बालकों को शिक्षा के लिए मतलब शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा जाता था, और जो समापवर्तन संस्कार के पश्चात वे अपने जब शिक्षा ग्रहण कर लेते थे तो समापवर्तन संस्कार होता था, और उसके पश्चात वे अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे। और जो कि जैसा कि विवाह संस्कार की बात की जाए तो उस समय विवाह संस्कार को एक अत्यंत धार्मिक कर्म माना जाता था, और उसमें जो वर पक्ष है उसको याचक तथा जो वधू पक्ष होता था उसको दाता के रूप में दिखाया गया है। क्योंकि जो कन्यादान का समय होता है तो उस समय जो वर पक्ष है वो मतलब एक याचक की भांति जो है वो अपने घर के लिए वधू का दान मांगता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था थी वो संस्कार प्रधान थी, और जो उस समय की जीवन पद्धति थी उसमें संस्कारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब वैदिक कालीन शिक्षा के दोष क्या क्या थे? जैसा कि अभी हम लोगों ने गुणों की चर्चा की, तो इस संस्कृति में या इस जो शिक्षा वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था थी उसमें कुछ दोष भी थे जिनका वर्णन यहाँ पर हमने किया हुआ है। इसमें से कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर जो है वो हमने वर्णित किया है, जिसमें पहला पॉइंट है शिक्षा प्रणाली में बाल मनोविज्ञान का समावेश नहीं, क्योंकि तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, सबसे बड़ा दोष है कि उस समय की जो शिक्षा प्रणाली थी वो अत्यंत ही हम देखते हैं कि मतलब गुणों से युक्त थी, कई गुण थे उसमें, लेकिन जो उसका सबसे बड़ा दोष था वो ये था कि उसमें बाल मनोविज्ञान का जो था वो समावेश नहीं था। वैज्ञानिक विधियाँ तो शिक्षण के लिए प्रयोग की जा रही थी, लेकिन बाल मनोविज्ञान की उसमें कोई चर्चा नहीं थी। जैसे कि अगर बात की जाए कि उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर, व्यक्तिगत भिन्नता जैसी कोई मतलब बात नहीं थी। व्यक्तिगत भिन्नता तो होती थी लेकिन उसके आधार पर पाठ्यचर्या का निर्माण नहीं होता था। जो जितने भी पाठ्यचर्या में विषय थे वो प्रत्येक छात्र को पढ़ने आवश्यक होते थे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा बाल मनोविज्ञान है ये एक तरह से देखा जाए तो संपूर्ण रूप से व्यक्तिगत भिन्नता पर ही आधारित है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो उस समय की शिक्षा व्यवस्था थी उसका सबसे बड़ा जो दोष है वो मेरी समझ से तो यही है कि उस समय की जो शिक्षा पद्धति थी वो बाल मनोविज्ञान पर बिल्कुल भी जो है वो आधारित नहीं थी। सेकेंड पॉइंट है शिक्षा बाल केंद्रित ना होकर एकमार्गी थी। अब
उसमें क्या बताया गया है कि उस समय की शिक्षा व्यवस्था का दोष था कि जो शिक्षा थी वो बाल केंद्रित ना होकर शिक्षक केंद्रित थी। यानी शिक्षक जो चाहता था वो विषय बच्चों को पढ़ाता था बालकों को, और बालकों को उसे ग्रहण करना होता था। वो शिक्षक ही सर्वोपरि था शिक्षा व्यवस्था में। वो जो शिक्षण विधि जिस शिक्षण विधि के द्वारा अध्यापन कार्य करना चाहता था उसी शिक्षण विधि के द्वारा वो पढ़ाता था। उसमें बालकों की प्रति रुचि है कि नहीं उस विषय के प्रति, या उस शिक्षण विधि से बालकों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस बात की उस समय कोई महत्वता नहीं थी, कोई महत्ता नहीं थी। और शिक्षा व्यवस्था जो थी वो संपूर्ण रूप से शिक्षक केंद्रित थी। लगभग प्रत्येक विषय प्रत्येक बच्चे के लिए अनिवार्य थे। जैसा कि अभी हम चर्चा कर चुके हैं कि प्रत्येक विषय प्रत्येक बच्चे को पढ़ना होता था, तो ये भी उसका एक दोष था। 4 पॉइंट है धार्मिकता, सत्य, ब्रह्म आदि विषयों की प्रधानता थी। तो जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि जो वैदिक कालीन संस्कृति थी वो धर्म प्रधान थी। तो जो धार्मिक शिक्षा थी, या जो सत्य और ब्रह्म के स्वरूप के बारे में जो ज्ञान था, उनसे जो भी संबंधित विषय होते थे उनकी प्रधानता थी। अन्य विषयों को जहाँ तक है वो दूसरे स्थान पर रखा जाता था। फिर शिक्षा का माध्यम संस्कृत था तथा अन्य भाषाओं पर बल नहीं दिया जाता था या जोर नहीं दिया जाता था। अब शिक्षा का माध्यम संस्कृत था, जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि वैदिक कालीन जो शिक्षा थी वो वेदों पर आधारित थी। वेदों की भाषा संस्कृत है, तो उस समय जो शिक्षा का माध्यम था वो भी संस्कृत है, जो कि एक जटिल भाषा मानी जाती है। और उस समय भाषा और साहित्य तो पाठ्यचर्या में कई प्रकार के शामिल किए गए थे, कई प्रकार की भाषाएं शामिल की गई थी, लेकिन जो बल था वो संस्कृत भाषा पर ही ज़्यादा दिया जाता था। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्त्री शिक्षा का व्यापक प्रचार और प्रसार है। तो अभी तो हमने इस चीज़ को गुण में भी लिया था कि उस समय स्त्री शिक्षा का स्त्री शिक्षा की व्यापक व्यवस्था थी, लेकिन अब इसको उसके दोष में कैसे शामिल किया जाए, तो इसके लिए हम देखेंगे कि उस समय जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें पुरुषों और स्त्रियों को तो समान अधिकार था। इस बात की पुष्टि होती है कि उस समय जो विश्व आरा, अपाला, कोशा, गार्गी, लोपामुद्रा, मैत्रेयी और रत्नावली आदि अनेक ऐसी विदुषी महिलाएं हुई हैं जिनका की वर्णन हमें वैदिक सभ्यता के इतिहास में मिलता है। परंतु जो स्त्री शिक्षा थी इसका व्यापक प्रचार और प्रसार नहीं किया गया। मतलब समान अधिकार तो प्रदान थे, लेकिन उसका जो जैसा कि अभी हमने चर्चा की थी कि वर्ण व्यवस्था जो थी वो कर्म आधारित से डाइवर्ट होकर जन्म आधारित हो गई, और तो इस तरह से लोगों की सोच बदलने लगी। और जब उत्तर वैदिक काल आया तो उत्तर वैदिक काल आते आते जो समस्याएं थी वो जटिल होती गई। जो समाज में जो स्त्रियों की जो स्थितियां थी वो जटिल होती गई, और उन्हें कई प्रकार की पाबंदियों में रहना पड़ने लगा। मतलब उन्हें गुरुकुल और आश्रमों में जाने की जो परमिशन थी वो नहीं थी, और जो उच्च घरानों की स्त्रियां होती थी उनके तो शिक्षा की व्यवस्था थी कि वो मतलब अपने घर पे ही गुरु को या गुरु के द्वारा शिक्षा ग्रहण करती थी। परंतु जहाँ तक शिक्षा का प्रसार है उसकी कमी के कारण ही जो स्त्री शिक्षा है वो उस समय उत्तर वैदिक काल आते आते नगण्य सी हो गई। तो ये जो है ये वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख दोष रहा है। फिर है शिक्षा पद्धति मौखिक थी तथा लेखन अभ्यास पर जोर नहीं दिया जाता था। उस समय की जो शिक्षा पद्धति थी वो मौखिक थी, अर्थात गुरु व्याख्यान विधि द्वारा ही अधिकतर जो है व्याख्यान विधि का प्रयोग करते थे, और व्याख्या के ही द्वारा बालकों को ज्ञान प्रदान करते थे, और जो बालक थे वो उसे कंठस्थ करते थे, श्रवण करते थे, उनका मनन करते थे और उनका अनुकरण करते थे। तो उस समय लेखन जो अभ्यास था वो ना के बराबर था। लेखन अभ्यास पर बल नहीं दिया जाता था, सिर्फ मौखिक पद्धति ही उस समय की शिक्षा पद्धति में शामिल थी।
जैसा कि हमने गुण और दोष देख लिए हैं, तो अब हम देखते हैं कि जो वैदिक शिक्षा व्यवस्था थी, उसका हमारे आधुनिक शिक्षा व्यवस्था पर क्या देन रही है, उसका हम मूल्यांकन यहाँ पर करते हैं। तो वैदिक शिक्षा का हमारी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। अब ये कुछ पॉइंट्स के अंतर्गत हम देखेंगे कि सबसे पहले शिक्षा का संप्रत्यय वो आधुनिक समय से किस प्रकार आधुनिक समय में मतलब उसकी क्या देन रही है। तो ये हम जानते ही हैं कि वैदिक कालीन जो शिक्षा का संप्रत्यय था उसको जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया माना जाता था शिक्षा को, जो कि आधुनिक समय में भी माना जाता है। फिर है शिक्षा का उद्देश्य। तो शिक्षा का उद्देश्य उस समय भी बालकों के सर्वांगीण विकास पर बल देना था, उनके चारित्रिक विकास पर, उनके आध्यात्मिक विकास पर, उनके सामाजिक विकास पर। तो उसी प्रकार से आधुनिक शिक्षा में भी हम देखते हैं कि जो वैदिक कालीन शिक्षा है उसकी एक अमिट छाप मिलती है कि आज भी हमारी शिक्षा का उद्देश्य यानी आधुनिक शिक्षा का आज भी उद्देश्य है कि बालकों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाए। अब शिक्षा की पाठ्यचर्या की बात करते हैं। तो शिक्षा की पाठ्यचर्या जो वैदिक कालीन थी वो अत्यंत व्यापक थी। उसमें ऐसे ऐसे विषय शामिल किए गए थे जो आधुनिक समय में भी जो हमारी जो पाठ्यचर्या होती है या आधुनिक समय में भी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें वो विषय होते हैं। जैसे भूगोल शास्त्र का हम लोग ज्ञान करते हैं, अंकशास्त्र का ज्ञान आज भी कर रहे हैं, विज्ञान के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, राजनीति शास्त्र है, ज्योतिर्विज्ञान है, सैनिक शिक्षा है, ये कृषि विज्ञान है। तो ये सब जो विषय हैं ये आज भी हम पढ़ रहे हैं। तो इसका जो श्रेय है ये वैदिक कालीन पाठ्यचर्या को दिया जाना चाहिए। फिर है शिक्षण विधियाँ। तो वैदिक काल में जो शिक्षण विधियाँ थी वो जिसमें कि बात करें अगर सबसे प्रमुख थी कि व्याख्यान विधि, तो वो तो आज अगर उच्च शिक्षा में बात की जाए तो आज तो वो सर्वाधिक प्रयोग की जाती है। और जो जैसे अनुभव द्वारा सीखना या करके सीखना या प्रदर्शन विधि, तो ये सारी विधियाँ जो हैं आज भी चाहे वो किसी भी स्तर का बालक हो, चाहे उच्च स्तर का हो या प्राथमिक हो या माध्यमिक हो, किसी भी स्तर के बालक हो या किसी भी स्तर की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें वैदिक कालीन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जा रहा है। अब विद्यालय की बात की जाए तो विद्यालय जो है वो शांतिपूर्ण वातावरण में होना चाहिए। ये हमारी वैदिक जो वैदिक कालीन सभ्यता है वहीं से ये व्यवस्था चली आ रही है। परंतु आज क्या है कि औद्योगिकरण, हालांकि होना यही चाहिए कि विद्यालय जो हैं वो प्रकृति की गोद में होने चाहिए और शांतिपूर्ण वातावरण में होने चाहिए, शहर के कोलाहल से दूर होने चाहिए। लेकिन जो आधुनिक समय है उसमें औद्योगिकरण के कारण या विकास की दौड़ में जो हम लोग आगे की ओर अपने पद पे दौड़ते जा रहे हैं, तो उस वजह से शायद जो विद्यालय हैं वो इस विशेषता को हम लोग भूलते जा रहे हैं कि विद्यालय जो है वो किस प्रकार के होने चाहिए। अब अनुशासन की बात करें तो वैदिक काल में भी अनुशासन को सर्वोपरि माना जाता था और आज भी माना जाता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वैदिक काल में स्व अनुशासन या आत्मीय अनुशासन की बात कही जाती थी। तो आज भी जो बाल मनोविज्ञान है या बाल मनोवैज्ञानिक हैं उनका आज भी ये मानना है कि बच्चे में जो अनुशासन है वो डंडे के भय से नहीं या दंड के भय से नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें स्व अनुशासन सिखाना चाहिए, उन्हें अपने आत्मा के अनुशासन में रहना सिखाना चाहिए। अब शिक्षक शिक्षार्थी की बात करते हैं। तो शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य मधुर संबंध होना चाहिए, उन्हें अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ये हमने अभी चर्चा की, अध्ययन हम कर ही चुके हैं कि ये सनातन संस्कृति से ही ये चीज़ चली आ रही है, जो कि आधुनिक समय में भी देखने को मिल रही है। शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य जो है वो संबंध मधुर होते हैं। अब एकाध अपवादों की बात कर ली जाए तो उनकी बात नहीं करते हैं, लेकिन जो शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य संबंध हैं वो मधुर होने चाहिए और दोनों को ही अपने अपने कर्तव्यों का संपूर्ण निष्ठा से पालन करना चाहिए। अब स्त्री शिक्षा पर वैदिक कालीन शिक्षा की क्या मतलब छाप पड़ी है, तो उसके लिए हम देखेंगे कि उस समय
भी शिक्षा व्यवस्था में स्त्रियों को समान अधिकार प्राप्त था और इस समय भी आधुनिक समय में भी स्त्रियों को समान अधिकार देने की बात कही जाती है। जैसा कि हमने देखा था कि उचित प्रसार और प्रसार शिक्षा का ना हो पाने के कारण उत्तर वैदिक काल में आते आते स्त्रियों की शिक्षा मतलब बहुत ही मुश्किल हो गई थी, कठिनाई से हो पाती थी। लेकिन परंतु आज जो है वो हम देखते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा की ही ये देन है कि आधुनिक समय में जो स्त्रियां हैं वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज के समाज में जीवन यापन करती हैं। अब जन शिक्षा की बात करते हैं तो उस समय भी जो शिक्षा व्यवस्था थी वो निःशुल्क थी सभी जनमानस के लिए और सभी के लिए मतलब शिक्षा व्यवस्था का अधिकार होना चाहिए, जो कि आज भी हमारे भारतीय संविधान में इस बात के लिए कानून बनाया गया है कि बात के लिए नियम बनाया गया है, कानून बनाया गया है कि जो शिक्षा व्यवस्था है वो निःशुल्क और सभी के लिए होना चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा में भी हम लोग अभी चर्चा कर ही चुके हैं कि उस समय जो व्यावसायिक शिक्षाएं थी वो आधुनिक समय में भी हमारे जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें रिलेटेड दिया हुआ है। इसमें आप वैदिक कालीन एक पौराणिक कथा है जिसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी के मध्य संवाद का वर्णन किया गया है। तो उसी से रिलेटेड एक इमेज हमने दी है कि उस समय महिलाओं को जो अधिकार प्राप्त थे वो किस प्रकार के थे कि वो पुरुषों से भरे हुए समाज में भी अपनी बात को प्रस्तुत कर सकती थी। तो जो गार्गी थी उन्होंने ऋषि याज्ञवल्क्य से कई प्रश्न इस प्रकार के पूछे थे कि अंततः ऐसी स्थिति उत्पन्न होने वाली थी कि याज्ञवल्क्य जो हैं वो निरुत्तर होने वाले थे। परंतु जो गार्गी हैं अगर वो मतलब याज्ञवल्क्य ने स्वयं कहा था कि अगर गार्गी आपने एक प्रश्न और पूछा होता तो शायद मैं उसका उत्तर नहीं दे पाता। अब मेरे पास आपके प्रश्नों का शायद कोई उत्तर नहीं होता, परंतु ऐसा हुआ नहीं और गार्गी ने ऋषियों से और मुनियों से भरे विद्वानों से भरे समाज में याज्ञवल्क्य जैसे महान ऋषि से संवाद प्रस्तुत किया था। तो ये उस समय की जो स्त्री शिक्षा व्यवस्था है उसका एक अत्यंत ही जो है महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये हमारी संदर्भ सूची है। रेफरेंस एक बार ओपन कीजिए प्लीज। ठीक है। ओके, ये रमन बिहारी लाल की कोई न्यू एडिशन की बुक नहीं मिली थी? तो सर जो मेरे पास थी मैंने उसी को पढ़ा था। अच्छा अच्छा। सर सिंस करके दिया हुआ था, सिंस 1991। अच्छा अच्छा, ठीक है। और वैसे और कहीं सर कोई मेंशन नहीं था। वैसे बहुत सारी नई बुक्स हैं, नए एडिशन की, उनको देख सकते थे। ठीक है, फिर भी कोई नहीं। ओके, एसएस माथुर बुक्स में पेज नंबर उसका सर हमने सर एज इट इज वहाँ से नहीं नोट किया है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक अगर आप है कहेंगे तो हम मेंशन कर देंगे पेज नंबर। ठीक है, कोई नहीं, कोई बात नहीं। हमने सर पढ़ के अपने अनुसार जो है वो असाइनमेंट में लिखा था। ठीक है, ठीक है। और आप लोग बोलिएगा फीडबैक के रूप में।
और क्वेश्चंस हो वो भी पूछ लीजिएगा। सर स्क्रीन शेयर बंद कर दें? हाँ, जिसको पूछना होगा तो पूछ सकता है। अभी थोड़ी देर चलने दीजिए मैम, नहीं तो आपको फिर से चालू करना पड़ेगा, मतलब किसी को कुछ पूछना हो। हाँ, आप लोग पूछ सकते हो इसमें। मैम सर फीडबैक में यह है कि बहुत अच्छा इन्होंने स्कीम बनाया भी है और शो भी किया है, और जो भी इन्होंने बताया अपनी तरफ से बहुत अच्छा बताया, और मतलब समझ में भी अच्छे से है। यस यस यस। थैंक यू आरती मैम। और भी बता दिए फीडबैक या क्वेश्चंस हों। हेलो। हाँ। हेलो सर, दिलीप बोल रहा हूँ। यस ओके। हेलो। हाँ, आस्क क्वेश्चन। हेलो सविता मैम। सविता मैम ने जो वैदिक दर्शन का जो सविता मैम। हाँ, आप क्वेश्चन पूछिए। समिता मैम ने जो वैदिक दर्शन का एक तरह से दर्शन ही करा दिया, और जितना पुस्तकों में अध्ययन किया, और कहना चाहूंगा कि वो अपने अनुसार इसमें जो पीपीटी में जो सबमिट किया वो उपयुक्त था। और मैं जैसा कि यानी कि इस दर्शन और साहित्य का विद्यार्थी भी रहा हूँ, तो एक जैसा पिछला पढ़ा हूँ, तो उन्होंने यानी कि एक तरह से फिर से याद दिला दिया और एक व्यवस्थित तरीके से उसको प्रेजेंट करने का प्रयास किया और किया भी। तो इस प्रेजेंटेशन से यानी कि एक तरह से सीख मिली कि हमारा जो पास्ट टाइम था वो कैसा था और कैसा उसमें परिवर्तन करना चाहिए, यानी कि उपयुक्त था उनका प्रेजेंटेशन सर। यस श्योर। और किसी को बोलना है क्वेश्चंस कोई भी हो? हेलो। हाँ राजेश। जी सर। सविता मैम, जी सर बोलिए। आपने बहुत अच्छे प्रॉपर वॉइस में और अच्छे से डिस्क्राइब किया, बहुत अच्छे से आपने समझाया, बहुत अच्छी तरीके से मैम। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। थैंक यू दिलीप सर। थैंक यू सर अब मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ पूछिए मैम क्वेश्चन। ये बताइए कि जैसे कि आपने पहले बताया था कि महिलाओं की शिक्षा में महिलाओं का योगदान था, तो मैम ये कौन से ऐसे कारण किस तरह से उभरे कि स्त्रियों की जो उपेक्षा होने लगी धीमे धीमे, कि केवल उच्च जाति स्त्रियां ही ज़्यादा शिक्षा पा रही थी, या मतलब ऐसे कौन से कारण और किस तरह से समाज में व्याप्त हुए, उनको थोड़ा बताइए। देखिए जहाँ तक मेरा मत है कि जो पूर्व वैदिक काल था उसमें तो हमने चर्चा की कि मतलब उस समय समान अधिकार थे स्त्रियों को और पुरुषों को। लेकिन जैसे जैसे कि उत्तर वैदिक काल में आए, तो हालांकि हम इतिहास के स्टूडेंट नहीं हैं, लेकिन जो मैंने इसमें अध्ययन किया उसके हिसाब से हम बता रहे हैं आपको कि हमें जो है इसका सबसे मेन कारण जो है वो वर्ण व्यवस्था ही लगती है, जो कि वेदों में तो वर्ण व्यवस्था को जन्म के कर्म के आधार पे बताया गया था। लेकिन जब हमारा समाज धीरे धीरे समाज के लोगों के विचारों में जब परिवर्तन होने लगा, तो धीरे धीरे जहाँ तक ये वर्ण व्यवस्था है ये जन्म पर आधारित हो गई, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि ब्राह्मण वर्ण या जो उच्च वर्ण के लोग होते थे उन्होंने निम्न वर्ण के लोगों को दबाना शुरू कर दिया, उनका शोषण करना शुरू कर दिया। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्त्रियां जो हैं ये लगभग मतलब शोषित वर्ग में ही स्त्रियों को रखा जाता है। तो हमें जहाँ तक ये लगता है कि कारण यही रहे होंगे, वर्ण व्यवस्था या उस समय की जो तत्कालीन स्त्रियों के प्रति विचार रहे हों। मैम ऐसा भी थोड़ा सा मैं इसमें जोड़ना चाहूँगी सर। मैम ये भी हो सकता है, जैसे व्यक्ति कहता है कि बहुत अधिक मीठा नहीं बनना चाहिए, जैसा कि मैम पहले तो कर्मों के आधार पर वर्ण व्यवस्था बांटी गई थी, तो जो कर्मशील व्यक्ति थे वो उदार थे, और उन्होंने जो शिक्षित वर्ग थे उनके प्रति अपना उदारपन दिखाया और अपनी महत्ता नहीं जताई। ये भी एक कारण हो सकता है मैम, क्योंकि अगर वो चाहते, जैसे अगर वो पढ़ रहे हैं, अगर वो किसान खेती ना करता और अगर पानी भरने वाला पानी ना भरता, तो उनके पढ़ने का जो सिस्टम था वो तो वहीं पे धराशायी हो जाता ना। तो अधिक उदारता भी उनके शोषण का एक कारण बनी, ये भी हो सकता है। जी हो सकता है बिल्कुल।
और ये भी हो सकता है कि स्त्रियां अपने स्वभाव के भी कारण वो शुरू से ही मृदु स्वभाव की मानी जाती हैं, तो जहाँ तक मेरा मानना है ये भी है कि जब उन्हें मतलब उन्हें उनके अधिकारों से जब वंचित किया गया, तो हो सकता है कि उस समय की जो महिलाएं हैं उनमें से अधिकांश महिलाओं ने विरोध नहीं किया और वो जो हैं वो शोषित होती चली गई। मैम मेरा मतलब यही है कि पहले जो शोषण शुरू हुआ वो उनकी उदारता के कारण ही हुआ। उदारता को फिर धीमे धीमे कमजोरी समझा जाने लगा और इसे प्रसारित करके वास्तव में उन्होंने इसे कमजोरी ही समझ लिया और फिर उसका विरोध नहीं कर सके। सर मैं पूरी क्लास से कहना चाहूँगी, इस बात से कितना सहमत है लोग? मैम इस बात से मैं सहमत तो हूँ, लेकिन कुछ किसी की मजबूरियाँ भी हो सकती हैं। सर मैं एकदम एक व्यू पॉइंट पे नहीं पूछ रही हूँ, मैं पूरे एकदम स्टेप में पूछना चाहती हूँ। जैसे एक बराबर अगर दो भाई को बराबर अधिकार मिले हुए हैं, तो अगर दूसरा एक भाई पावरफुल कब होगा? जब दूसरा भाई एक थप्पड़ खाने के बाद उसको दूसरा थप्पड़ ना दे, उदार हो जाए कि मेरा छोटा भाई है चलो रहने दो, लेकिन फिर उसके बाद फिर वो एक थप्पड़ तीसरे दिन फिर मारे, फिर वो कह रहे चलो आज गलती हो गई, लेकिन फिर उसके बाद जब उसके बच्चों के सामने वो मारे तो उसके बच्चे यही समझने लगे कि ये कमजोरी है, उसको उदारता को कमजोरी समझने लगे। बाद में जब उसके बच्चों का भविष्य आए तो ये कमजोरी में मतलब परिवर्तित हो जाए कि नहीं भाई उनके मतलब चाचा लोगों ने हमेशा सदैव मारा है, हमें मार खानी ही है, ये हम कमजोर हैं। तो सर इस परिप्रेक्ष्य में मैंने कहा। जी आरती जी, आपका जो सजेशन है ये तो आपके वास्तविक के प्रासंगिक आधुनिक युग में देखा जाए तो ये व्यवहारिक पक्ष में होगा। अगर हम बात करें, आप नारियों की बात करते हैं कि नारी के लिए क्या अधिकार थे वैदिक काल से लेकर उस समय क्या स्थितियाँ थे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि स्थिति तो आज बिगड़ दिख रही, लेकिन इसके पहले जो हमारे यहाँ एक संविधान था, मनुस्मृति का नाम सुना होगा आपने। तो मनुस्मृति जब आप उठा के देखेंगे तो मनुस्मृति में बेसिकली महिलाओं को क्या कहा गया, तो महिलाएं अपवित्र होती हैं। क्योंकि तुलसीदास का जवाब रामचरितमानस भी देखोगे, क्योंकि हमारा जो सामाजिक है या फिर हमारा जो आध्यात्मिक मूल्य स्थापित होता है हमारे धर्म ग्रंथ से होते हैं, तो हमारे धर्म ग्रंथ से वो विवेचना की गई है तुलसीदास जी द्वारा कि ठोल गवार सुत पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। तो यानी जो सूत्र तथा कथित लोगों के द्वारा दिया गया, सूत्र बेसिकली कोई था नहीं। अगर आप देखोगे वेद में देखोगे तो ऋग्वेद में जो आप देखोगे तो वहाँ जैसे आप लोग कह रहे हैं कर्म के आधार पे जाति का वर्ण विभाजन था, तो वहाँ भी कर्म के आधार पे नहीं था, वहाँ जातियों के आधार पे वर्ण आश्रम पद्धतियाँ बना दी गई थी कि कौन शूद्र होगा, कौन अतिशूद्र है, कौन वैश्य है, कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, तो वहीं पे उनके द्वारा निर्धारित कर दिया गया था। और इन सब की जो महिलाएं थी, वो चाहे ब्राह्मण वर्ग की महिलाएं रही हो चाहे अतिशूद्र वर्ग की महिलाएं रही हो, तो उनको पूरी तरीके से समाज से दूसरे नजर से देखा जा रहा था, ये कह लीजिए हीन भावना से, कि अपवित्र मानी जाती हैं। अब आप समझो वहाँ पे जैसे अभी आपने फर्स्ट क्लास में अभी डिस्कशन भी हुआ था कि महिलाएं, अब देखिए 1848 की बात हो रही थी जब प्रथम महिलाओं के लिए विद्यालय खोला गया था। अब सोचिए कितनी बड़ी बीमारी है, और उस पूरी बीमारी को दूर करने के लिए कोई आप जैसी ही कोई ऐसे एलोपैथिक दवाई बन गई थी तुरंत खत्म हो जाना चाहिए, तो कहीं न कहीं उसके पहले भी ऐसी स्थितियां रही होंगी। मतलब सावित्रीबाई फूले से पहले अगर उन्होंने बीड़ा उठाए तो महिलाओं के लिए, तो उसके पहले भी कुछ स्थिति रही होगी। जब आप हम देखेंगे पुष्प शुंग काल के समय जाएंगे, विश्वामित्र के शासन काल में जाएंगे, घनानंद के देखेंगे, मौर्य काल के बाद की स्थितियाँ जो देखेंगे, बेसिकली आजकल हम लोग इतिहास कौन सा पढ़ते हैं? इतिहास तो आज हम लोग वो पढ़ते हैं जिससे हमारे कंपटीशन क्वालिफाई हो जाए। तो एक अच्छे समाज के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उस तरीके से हमको इतिहास पढ़ाया जाता है ना, वैसा इतिहास हम लोगों के सामने देखने को मिलता है। तो सर ने जैसे बताया कि अगर आपको वाकई में एजुकेशन से रिलेटेड सोशियो इकोनॉमिक्स की या संदर्भ में कोई पुस्तक देखना है तो उसके लिए आर.के. मुखर्जी देखिए। तो महिलाओं के लिए तो हमारे धर्म ग्रंथ ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि वही मानते थे कि अशुद्ध हैं, ये सूत्र आते हैं। अब सूत्र उन लोग के दिमाग में पता नहीं कौन सी बात थी भाई। जिस तरीके से सूत्र की परिभाषा से अगर धर्म ग्रंथ के हिसाब से देखा जाए तो वो आज की जो जातियाँ SC ST OBC
या कन्वर्टेड माइनॉरिटी जो है उनको शूद्र की संज्ञा में दी गई थी। तो उस समय भी महिलाओं को शूद्र की संज्ञा में दिया गया था। तो हम उसमें बहुत ज़्यादा तो मैनिपुलेशन अब इस संदर्भ में आज के युग में तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तो समस्याएं आज हमारा जो, चाहे हम सुंदरकांड देखें, चाहे भगवत गीता देखें, चाहे रामायण गीत देखें, जो भी देखेते हैं, तो क्योंकि आज से हमारे जो ऋषि कल्प, जो ऋषियों के जो वचन थे उन्होंने द्वारा जो लिख के गए हैं, आज उसी हम लोग को वाचन करते हैं। तो जो महिलाओं के लिए लिखा गया था क्या आज भी है? तो देखेंगे कि हाँ, कहीं न कहीं जो मनुस्मृति रूपी संविधान था, अब भारत का जो संविधान लागू होता है तो कहीं न कहीं दोनों में कंट्राडिक्शन होता है। तो फिर लगता नहीं महिलाओं को तो पुरुषों के समान अधिकार होना चाहिए। जब आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के हिंदू कोड बिल आप देखोगे तो वो भी वकालत करते हैं कि हाँ, महिलाओं के लिए अधिकार होना चाहिए। महिलाएं किस तरीके से, उनको समाज में जिस तरीके से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, क्योंकि महिलाएं एक अभिन्न अंग होती हैं हमारे समाज की। सर मैं इसमें कहना चाहूँगी, अगर आप अपने वेदों को और सभी चीज़ों को उठाकर देखते हैं, जो तुलसीदास जी ने लिखा है, ये कलयुग के लेखक हैं और ये पुरुष प्रधान होने के कारण, क्योंकि पुरुष ने ही ज़्यादातर रचनाएं पुरुषों ने ही की हैं, इसलिए ये कहा गया है। अन्यथा हमारे जो पौराणिक वेद हैं उनमें आप देखेंगे तो लिखा गया है, किसी भी पुरुष का यज्ञ भी सफल नहीं माना जाएगा जब तक भी उसकी अर्धांगिनी उसके साथ नहीं रहेगी। तो आप कैसे कह सकते हैं कि महिला पवित्र है? महिला पवित्र है, ये देखिए ये फोर्स किया जा रहा है। ये तुलसीदास जी ने भी ये लिख दिया, तो आप कह रहे हैं कि ये कहा जा रहा है, कहा दोनों चीज जा रहा है। दोनों तरह से अगर महिलाओं की उपेक्षा की जा रही है तो पुरुष की भी उपेक्षा सीधे सीधे की गई है। कि मतलब अगर एक महिला साथ नहीं देती यज्ञ में या किसी भी पूजा में या किसी भी कर्मकांड में, तो पुरुष काम नहीं कर सकता। यही देखिए सीता माँ का ही था, ये कहा गया कि अगर सीता माँ का भाई प्रतिमा लाई गई, एक विकल्प दिया गया कि प्रतिमा हो, नहीं तो उनका अश्वमेध यज्ञ ही संपूर्ण ना होता। इतनी बड़ी महिमा है स्त्री की, और आप सीधे तुलसीदास की एक रचना उठाकर रखते हैं या वाल्मीकि की रचना उठा के रखते हैं केवल, जो कि पुरुष द्वारा रचित है। तो कैसे हम माने कि वो महिलाओं का बहुत अधिक वर्णन अच्छे से करें? कैसे हम माने? तुम क्या आपको इस संदर्भ से पढ़ने के बाद या सूक्ति पढ़ने की, सर मैं ये सूक्ति से पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है? सर मैं आपको ये बताना चाहूँगी क्या लगता है। जैसे कि मैं इसका सीधा सीधा उदाहरण देती हूँ। जैसा कि गोपाल सर ने हम लोगों को रेफरेंस लिखना बताया, ठीक है। पूरे क्लास में मैं ये नहीं कहती कि किसी बच्चे ने उनका सही चीज़ नहीं, मैं बताती हूँ कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। हो सकता है उनका ये आशा हो कि जो ढोल है पूजनीय होती है, किसी भी काम के जब शुभ काम होता है उसका ढोल का पूजन किया जाता है, ठीक है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, आप जानते हैं ये जो गंवार होते हैं, मतलब जो ये नहीं गांव गंवार मतलब ये नहीं होता जिसको कुछ आता नहीं, गंवार मतलब ग्रामीण लोग होते हैं। जितने भी लोग हैं शूद्र, तो यही तो कह रहे हैं, यही तुम कह रहे हैं कि आप व्यवहारिक संदर्भ में देख रहे हैं ना चीजें को, आप व्यवहारिक संदर्भ में देख रहे हैं। आज हम जो चीजें देख रहे हैं व्यवहारिक संदर्भ में देख रहे हैं, लेकिन जो हमारा सैद्धांतिक मूल्य निहित है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि आज जो हमारा देश चल रहा है या फिर जो चीजें चल रही हैं आज का समाज में एक दूसरे से जो बांधा जा रहा है, तो ये नैतिक मूल्य, धार्मिक मूल्य उसी तो बंधे हुए हैं। सर देखिए, तो आज हम व्यवहारिक परिदृश्य में देख रहे हैं तो ये चीजें गलत सिद्ध हो रहा है। सर सुनिए सर, जहाँ तक कि मेरा यह मानना है कि किसी भी व्यक्ति का शोषण तभी होता है जब या तो वह खुद अपने आप को कमजोर समझे या किसी के प्रति बहुत अधिक दया भावना रखे। ये मेरा मानना है। क्योंकि सर जैसे कि गोपाल सर एकदम निश्चिंत हो गया, सर ने कहा रेफरेंस आप सही ढंग से दिया, उन्होंने स्वीकार किया जैसा कि पूरे क्लास का होते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर इन्हें भी तारीफ किया जाना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर पुरुषों को हमेशा तारीफ करते हैं, युद्ध में लड़ते रहो, मारते रहो, पीटते रहो, लेकिन ढोल गवार सुनारी आवश्यकता पड़ने पर इनको भी ताड़ना दी जानी चाहिए, क्योंकि ये भी गलती कर सकते हैं। मेरे हिसाब से शुरू से यह आशय मैंने यही निकाला था। अब जो तुलसीदास की व्याख्या करने वाले लोग हैं वो आज जैसे पुरुष या महान व्यक्ति हैं तो उनकी बात हम नहीं मान सकते हैं। अब वही हाल है कि सर ने बताया पूरी क्लास में नहीं समझा, एक व्यक्ति ने अगर अच्छा सा। हाँ पूछिए क्वेश्चंस अगर कोई भी हो। ओके फिर नेक्स्ट प्रेजेंटेशन कौन करेगा नेक्स्ट क्लास के लिए, मीन्स नेक्स्ट क्लास जब होगी?
कौन बोला? श्रुति यादव। नहीं, अभी आपका नहीं हुआ। आपका एक बार पढ़ाया जा चुका है जो टॉपिक आपका है, तो जो टॉपिक अभी नहीं पढ़े हुए हैं तो उनको पहले करना होगा। सर मैं शाम तक क्लियर कर दूंगा, कल उसे आत्म वर्मा पढ़ाएं। हाँ, इंद्रेश का तो अभी कंफर्म नहीं है। इसके बाद में योग दर्शन के लिए धर्मेंद्र बहादुर सिंह, आप अपना रेडी रखिए। कल के लिए कंफर्म करके बताइए कि कौन करेगा। इधर सर आत्म वर्मा पढ़ाएंगे, नहीं तो मैं तैयारी की कर दूंगा। ओके। धर्मेंद्र अगर हो तो उसे पूछ लीजिए, कल अगर पढ़ा सकते। धर्मेंद्र, आप पढ़ा पाओगे? कल के लिए रेडी हो? नहीं सर, कल नहीं हो पाएगा सर मेरा। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप रेडी रखिए अब सभी लोग, क्योंकि कभी भी किसी भी समय लग सकता है आप लोगों। अगर कल सर आत्म वर्मा नहीं पढ़ाते हैं तो मैं 10 से 15 स्लाइड तैयार करके कल पढ़ा दूँगा। ओके ओके ओके। और इधर वेस्टर्न फिलासफर के ऊपर हर्बर्ट स्पेंसर, जॉन डीवी दोनों रेडी रहिए। और फिर इधर आपके सांख्य तो इंद्रेश के लिए रेडी है, और योग दर्शन भी धर्मेंद्र बहादुर आप रेडी रखिएगा। और लवलेश कुमार यादव भी तो ज्वाइन नहीं है शायद, न्याय दर्शन। और सर मानवतावाद। हाँ, आप अगर रेडी हो पढ़ाने के लिए तो आप पढ़ा दीजिएगा राजेश कुमार, मानवतावाद। अभी सर मैं थोड़ा घर पे हूँ, हाँ। कानपुर में जब आ जाऊँगा। ओके, देखते हैं। चलो फिर इधर बौद्ध धर्म है, अभिषेक पाल, आप रेडी इधर भी रखिएगा। या इस्लाम धर्म, हाँ इस्लाम धर्म, जैन धर्म और ईसाई धर्म सभी रेडी रखिएगा। ठीक है, फिर आज क्लास रखते हैं इतनी। फिर नेक्स्ट में कभी भी हो सकता है कि 2 क्लास भी ले सकता हूँ, इसलिए